बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और आज के तबादला ख्याल में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो पल पल की बदलती सियासी सूरत हाल है, इसकी क्या होने वाला है आगे, इस हवाले से आज हम तबादला ख्याल करेंगे। खासकर स्पीकर के खिलाफ हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि कुछ तहरीक एतमाद लाने की तैयारियाँ की जा रही हैं, जबकि स्पीकर ज़राए और दीगर अहम ज़राए ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक एतमाद लाई जाएगी। तो अब देखना यह है कि सबसे पहले किसके खिलाफ तहरीक एतमाद आती है या आती भी है या नहीं आती है। इस तमाम सूरत हाल पे आज हम बात करेंगे यासर आरफ से और ये बताएंगे कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की, और ख़ासकर वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की गवर्नेंस के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, उसके ऊपर ख़ासकर बात की जाएगी। और वज़ीर आज़म ने हर जगह पे मुख्तलिफ इदारों को, हमने बताया था गज़श्ता प्रोग्राम में, कि तनकीद का निशाना भी बनाया है और ख़ासकर स्पीकर को भी आड़े हाथों लिया था। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर असम्बली में एक करारदाद भी पेश की गई है जो पीटीआई के रुकन असम्बली हैं जावेद भट्ट, उनकी जानिब से। इसके ऊपर भी हम तफसीली बात करेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हम ये भी बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जानिब से बड़े पैमाने के ऊपर अरकान की खरीदो फरोख्त के हवाले से भी और कुछ अहम मामलात के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इसके ऊपर ज़्यादा ख्याल किया जाएगा। यासर, मुझे ये बताएं सबसे पहले कि ये जो स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद की बातें सुनने में आ रही हैं, क्या कहानी है ये? उस्मान ताहिर साहब, ये तो हमारे सामने है ना। प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर 2 मरतबा मीरपुर के अंदर मीडिया टॉक के दौरान ये बात कह चुके हैं कि स्पीकर ने सेशन को जो है ना क्यों कैरी ऑन किया हुआ है, हालांकि जॉब और बिजनेस वहाँ पे मौजूद नहीं है और इसके बावजूद वहाँ उसको जारी रखा हुआ है। तो हम ऐसा कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेना चाहते मुबैना तौर पर, क्योंकि असल इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से कोई एक्ट लाना चाह रहे थे और स्पीकर उसके आगे आड़े आ रहे हैं। लेकिन स्पीकर अपनी जात के हवाले से इसमें आड़े नहीं आ रहे, बल्कि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि चौधरी लतीफ अकबर साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह का कोई गैर जमहूरी एक्ट लाके एक गैर जमहूरी इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। तो जो अभी इजलास मुसलसल चल रहा है असम्बली का, ये अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे है, तो ये हमारा जमहूरी हक है। तो ये एक लड़ाई अंदरूने खाना जारी है और वज़ीर आज़म इस बात से खौफजदा हैं कि ये अगर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट नहीं लाया जाता तो किसी भी वक्त मेरा दड़न तख्ता किया जा सकता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर हम बार ये बात कहते हैं कि वज़ीर आज़म जिन चीज़ों पे उन्हें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन पे वो फोकस नहीं कर रहे, और वो चीज़ें जो फोकस शायद बहुत ज़्यादा नहीं करने की हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस हैं। मसलन 2 वाक़यात पिछले दिनों में हुए जो हमारे सामने हैं। एक ये कि हमारा जो अकाउंट्स और ऑडिट का जो डिपार्टमेंट है ये वफाक के हवाले कर दिया गया, और फिर उसके बाद ये कल जो करारदाद असेंबली के अंदर पेश हुई, दोनों के हवाले से वज़ीर आज़म ने बाद लाताल्लुकी का इजहार किया। हालांकि अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म का इससे लाताल्लुकी हो ही नहीं सकती है। देखें ना, ऑडिट अकाउंट्स का जो महकमा है वो डायरेक्टली आप AGPR के अंदर कर दें पाकिस्तान में, तो ये कैसे मुमकिन है? और मतलब ये सूरत हाल बड़ी कंफ्यूज कर रही है, अवाम को भी कर रही है और लोगों में बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे, यानी कि वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जी, और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के अकाउंट्स और ऑडिट का महकमा रूल्स में तरमीम करके वफाक को वापस कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ यह है कि मैं इससे ला इल्म हूँ। इससे बढ़कर गवर्नेंस और हुकूमत के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कमांड की कमजोरी की और क्या मिसाल हो सकती है? को पता ही नहीं है कि उनका ऑडिट अकाउंट्स का महकमा जो है वो AGPR ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है और वज़ीर आज़म इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे तो मतलब इल्म ही नहीं है। मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव का अगर इल्म नहीं है तो फिर बताएं किसको इल्म होगा? बिल्कुल। दूसरा, कल ये जो असेंबली के अंदर करारदाद पेश हुई और जावेद भट्ट साहब ने पेश की, ये करारदाद दिसंबर में जो है ना सबमिट करवाई गई थी, कल असेंबली के अंदर पेश की गई गुज़िश्ता। तो और जावेद भट्ट का ये कहा जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म के बड़े करीब हर वक्त के साथ बिल्कुल ये ऐसे है, यानी आज़ाद कश्मीर कैबिनेट के अंदर 2 लोग ऐसे हैं। वज़ीर आज़म की इमाम के ऊपर ये करारदाद जो है ना वो असेंबली में पेश की गई है। हमारे इजराइल ने भी ये कंफर्म किया है, क्योंकि जिस तरह अगर देखा जाए तो जावेद भट्ट साहब जो हैं वो खुद से तो ये इकदाम कर ही नहीं सकते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये टोटली जो है ना वज़ीर आज़म ने उनको गाइड किया और उन्हीं के कहने के ऊपर ये करारदाद सामने पेश। ये बात बिल्कुल जो है ना हकायक के करीब लगती है, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर 2 मेंबरान ऐसे हैं, 2 मेंबरान ऐसे हैं जिन्हें वज़ीर आज़म जब जहां जिस तरह इस्तेमाल करना चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक ये जावेद भट्ट साहब हैं। जावेद भट्ट साहब वज़ीर आज़म के जो ऑफिशियल टाइमिंग है उसमें सबसे ज्यादा उनके साथ रहने वाले ये हैं, चाहे F8 में उनकी एनेक्सी हो, घर हो, कश्मीर हाउस हो या मुजफ्फराबाद में ईवान वज़ीर आज़म हो। नंबर 2 सरदार मोहम्मद हुसैन खान साहब जो बुजुर्ग रहनुमा हैं, इनसे जब भी वज़ीर आज़म किसी मुश्किल में 2 मरतबा मिसालें पेश करेंगे। लोगों को याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब के साथ वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने मीरपुर के अंदर टकराव किया था, तो उस रात को स्टेटमेंट दिलवाया गया था बुजुर्ग रहनुमा से, यही मोहम्मद हुसैन साहब से, कि मैं मंगला का स्विच ऑफ करके गिरफ्तारी पेश कर दूंगा। यानी ये बयान बुनियादी तौर पे प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने प्लांट करके उनसे जो है ना वो दिलवाया था, और साथ ही ये फिर मीडिया के ऊपर ये चीज चलवाई थी अपनी सोशल मीडिया से कि बुजुर्ग और आजाद कश्मीर के सीनियर 3 पार्लियामेंटेरियन उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया है। और माजी में इस तरह जब हमारे बजट के हवाले से इशू था तो सरदार मोहम्मद हुसैन साहब से ऐसा ही एक स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने खुद दिलवाया था। वो ये था कि हमें वफाक हमें बजट दे जो हमारा रहता है, नहीं तो हम पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर जाके धरना देंगे, धरना मार्च का ऐलान करेंगे। 2 ये मिसालें हमने आपके साथ पेश की हैं कि जो बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन है सरदार मोहम्मद हुसैन खान साहब, उनसे वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने एक एपिसोड करवाए, और इस तरह जावेद भट्ट साहब जो हैं इनसे गाय बगाए जब भी कोई इस तरह की कोई चीज लानी होती है। माजी में आपको याद होगा कि वो ट्रांसपोर्ट के निजाम को देखने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर आजाद एक दरखास्त जो है ना वो मीडिया पे वायरल हुई थी इन्हीं मिनिस्टर साहब की तरफ से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का महकमा इन्हीं के पास है कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं विजिट के लिए, हमारा अपने स्टाफ के पार्लियामानी सेक्रेटरी तो सॉरी, तो वहां पे जाके उस निजाम को देख के आके आजाद कश्मीर का निजाम बदलने की जो है हम कोशिश वो करना चाह रहे हैं, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। वो भी मुबैना तौर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो उनकी जो दरख्वास्त थी, एन मुमकिन है कि वो दरख्वास्त भी जो है ना एक प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स के तौर पे कि एक म्यूचुअल इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे ये बड़ा किया गया था। इसके साथ साथ हम नाज़रीन को ये बताते चलें कि कुछ खरीदो फरोख्त के हवाले से हमसे कुछ लोगों ने राब्ते किए हैं, वज़ीर आज़म की जानिब से जिनको ऑफर्स की गई हैं उन लोगों ने भी राब्ता किया है, और बहुत जल्द जो है वो तहकीकात हक़ाइक़ जो है वो हम मंजर आम पे लाएंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं कि किन किन लोगों को ऑफर्स हुई हैं और किन किन लोगों को खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मुलव्वस किया गया है। तो ये एक बड़ी बेहतरीन स्टोरी होगी नाज़रीन के लिए। इसके ऊपर हम काम जारी है, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत जल्द इसके ऊपर जो हक़ाइक़ हैं, मुकम्मल हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। और यासर ये बताएं कि वज़ीर आज़म का जो हल्का इंतखाब है LA 15 बस्ती बाग, वहाँ पे इन्होंने लोगों के साथ काफ़ी वादे वहीद किए थे, कुछ लोगों को इलेक्शन बलदियाती इलेक्शन में, उसके बाद में टिकट देने के हवाले से, और बहुत कुछ वादे करके आए थे अपने हल्के में। लेकिन अपने हल्के के लोग तो अब मुकम्मल तौर पे इनसे मायूस हैं, सिवाय चंद एक लोगों के जो अपनी मर्जी से काम शाम करवा रहे हैं, जिनको कुछ स्कीमें मिल गई हैं, वो तो खुश हैं। लेकिन बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो हल्का बस्ती के लोग जो है वो सख्त नाला हैं। उस्मान साहब हम इस पे ऊपर कहीं एक पूरा सेशन भी करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात, एक जो है इंतहाई गलतफहमी और एक जिसे आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा बस्ती बाग के हवाले से जो किया गया है डे 1 से सरदार तनवीर इलियास खान साहब की अपनी टीम के लोगों ने, जो बस्ती बाग से नहीं है, उन्होंने बिलखुसूस इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया। और बाहर के लोगों ने भी कहा कि बस्ती बाग हमेशा सौदा करता है, अपना बिक जाता है, ये जो है ना इसको इस्तेमाल कर जाते हैं बस्ती बाग के वोटर्स के लिए। लेकिन हम इंतहाई वसूख और दलाइल की बुनियाद पर यह बात कहते हैं कि बस्ती बाग पूरे आजाद कश्मीर का वो हल्का है जो बड़े बड़े टाइकून और बड़े बड़े लीडरों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके टिश्यू बना के फेंकता है। मिसालें वाज़ेह हैं, पिछला पूरा रिकॉर्ड देख ले, लोग बड़े बागरत लोग हैं, बड़े बागरत लोग हैं, इतने सियाने लोग हैं। वो हर जो है ना जिसे आप कह सकते हैं कि वो मछली, उस मछली को पकड़ते हैं जो ताजा दम और बड़ी जिसे गोश्त पोस्ट वाली होती है, और फिर वो उसका गोश्त उतारते हैं, निचोड़ के उसको वापस 5 साल के बाद उसी तरह फेंक देते हैं। ये बस्ती वालों को आप क्रेडिट दें। और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खान साहब इस बात से बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि पहली बार इनकी एंट्री के वक्त वाहिद बस्ती हल्का था जिसके बारे में एजेंसी ने इन्हें रिपोर्ट की थी कि वाहिद हल्का है जहां से आप जाके जीत सकते हैं। पहले तो इन्होंने अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए कहा था मैं नीलम से भी लड़ रहा हूं, मैं हल्का 5 से भी लड़ रहा हूं, और मैं बस्ती बाग से भी लड़ रहा हूं, 3 बल्कि एक मरतबा 5 हल्के किसी ने दे दिए थे। आफ्टर ऑल उन्हें बताया गया कि बमुश्किल बस्ती बाग से आप जीतेंगे, तो फिर बस्ती बाग ही था। लेकिन अब इन्हें इस बात का इल्म है कि बस्ती बाग
मेरे लिए सपोर्टिव नहीं रहा। जो वहां के हालात है वो तेवर देख चुके हैं, महसूस हो रहा है उन्हें। बजाय जो तोता चश्म लोग हैं उन्हें बिल्कुल इस बात पे रखा हुआ है कि नहीं नहीं आप आइंदा 10-15 साल के लिए। लेकिन असल बात यह है कि वस्ती बाग से सरदार तनवीर इलियास खान साहब अमलन फारग हो चुके हैं। अब उनका फोकस है पार के अपने हल्के पे। अब पार के हल्के के अंदर मोहतरम सियाब खालिद साहब मरहूम, जिनका एक बड़ा सियासी पस मंजर था, बड़ा खानवादा है उनका, एक लेगेसी है उनकी, और उनको उन्होंने फिर इलेक्शन के अंदर कमिटमेंट की थी कि आपको काउंसिल का मेंबर बनाएंगे, और फिर वो पीटीआई का हिस्सा बने थे, शामिल हुए थे, फिर उन्हें काउंसिल वो मिली। अब उनकी वफात के बाद उनके खानदान को ही ये टिकट दिया जा रहा है। बच्चे जाइए कि बहुत सारी और जगहों पे भी प्रेशर थे और वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश भी थी कि किसी और को अकोमोडेट किया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म को यह चीज नजर आ रही है कि वस्ती बाग मेरे हाथ से क्योंकि ऑलमोस्ट निकल रहा है और निकल चुका है बड़ी हद तक, तो फ्यूचर में मुझे अगर अपनी किसी कंस्टिट्यूंसी में मैं अगर कोई अटेम्प्ट करूंगा तो वो मेरी अपनी आबाई कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन वहां के भी सर्कमस्टेंसेस कैसे होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिर वज़ीर आज़म का एक ख्वाहिश ये भी है कि 2-3 कंस्टिट्यूंसीज यहाँ पे बना दी जाए। ये यहाँ गरबी बाग के कुछ बेल्ट को, कुछ वस्ती बाग के बेल्ट को इसके साथ मिला के फिर वो एक नए हल्के की तजवीज भी है। ये जो हमारी पट्टी ऊपर तक जाती है, ये मरलोट 20 पगला तक, और कुछ इस तरह गरबी के हिस्से भी, और इसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन होना मुमकिन नहीं है। कल हमारी दीरकोट के बड़े जानदीदा सियासी लोगों के साथ एक सिटिंग थी यहाँ इस्लामाबाद में, तो वो कह रहे थे कि तसव्वुर भी ना करें इस हद तक एजिटेशन होगी और इतना रिएक्ट किया जाएगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भूल जाएंगे कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स होती क्या है। हम हल्का किसी सूरत में अपना काटने नहीं देंगे। तो बहुत सारी फिर इसी तरह जनूबी बाग को वस्ती बाग से उसके साथ धड़े सालियां मिलाकर वो साबिका हमारा जो है ना एक जो बेल्ट 5 से 6,000 वोट्स का अवान फैमिली का वो जो रावलाकोट के साथ अली याकूब साहब के हल्के के साथ मिल गया था, उसके ऊपर भी उनकी नजर है कि इसके ऊपर एक अटेम्प्ट करके शायद एक कंस्टिट्यूंसी बना दी जाए। लेकिन उसमें सरदार मीर अकबर साहब कभी भी धड़े और सालियों के हवाले से इस बात पे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अपना हल्का डिस्टर्ब हो रहा है कि वो कंस्टिट्यूंसी बने। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त उनके इरादे और अज़ाइम तो हैं, लेकिन वो फंसे हुए बहुत बुरे हैं। और माजी में मैं आपको बात बताऊं कि कंस्टिट्यूंसी के हवाले से ये जो जनूबी बाग का मैंने आपको बताया इस हल्के के हवाले से इसके ऊपर जो है वो तफसीली बात आगे करेंगे चल के इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ हम नाज़रीन को ये बताते चलें कि जिस तरह स्पीकर के खिलाफ बातें की जा रही हैं, स्पीकर के खिलाफ देखें, स्पीकर चौधरी अनवारुल हक एक जानदीदा सियासतदान है और बड़े अरसे से जो है ना वो सियासत कर रहे हैं, बल्कि उनका ख़ानदान जो है वो इस सियासत में रहा है। तनवीर इलियास साहब को तो जुम्मा 8 दिन हुए हैं सियासत में आए हुए, और इस तरह के लोगों से वो टक्कर लेके वो ये समझते हैं कि शायद वो उनको नीचा दिखाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि वो इस तरह अपने अज़ाइम में कामयाब होंगे। देखिए उस्मान ताहिर साहब, 2 मिसालें इसमें भी मौजूद है हमारे पास। तनवीर इलियास साहब अल्लाह जाने वो इतनी बड़े इनिशिएटिव अटेम्प्ट्स लेके एक फिलर छोड़ के क्या मैसेज देना चाहते हैं। यार आप प्राइम मिनिस्टर हैं, रियासत के सबसे बड़े मनसब पे बैठे में आपको क्या चाहिए। अच्छा, इस तरह मुझे लग रहा है छोड़ी गई थी राजा मंसूर के हवाले से, क्या हम उसको जो सेक्रेटरी जनरल के होते जी जी देखे ना, ये दोनों केस मिलते जुलते हैं स्पीकर साहब को। उनका वो हमारे एक दोस्त हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, असगर, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं असगर हयात। ये तो उनका एक जो है ना वन लाइनर तबसरा वो जो है ना दिल को छू लेने वाला है। वो कहते रहते हैं कि मीडिया की, वज़ीर आज़म के मीडिया के हवाले से उनका एक तबसरा है। लास्ट टाइम मुझे कहने लगे यार कि असल में इश्यू क्या है, आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, इसके बारे में आज तक किसी को समझ नहीं आई। लेवल है ही नहीं, क्या है नहीं। तो इसी वजह से उनकी मीडिया भी डिस्टर्ब होता है, जी चीजें भी डिस्टर्ब होती है। ये असगर का वन लाइनर स्टेटमेंट है। आप उनको जितना नहीं, आप उनको मुतमईन नहीं कर सकते। तो बीआई नहीं यही है, जैसे उनका मीडिया और दीगर जो है ना स्टाफ के हवाले से, पॉलिटिकल लीगल दीगर मामला के हवाले से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। स्टाफ सारा डिस्टर्ब भी रहता है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। सेम इसी तरह वो इधर भी आके उनका सेटिस्फेक्शन लेवल मालूम नहीं हो रहा क्या है। पहले उन्होंने मंसूर साहब पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उन्हें वो गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारी दी हुई थी उससे उतारा, फिर उनके पास वफूद भेजते रहे, वो नहीं माने, तो उसके बाद उन्हें कहा कि सेक्रेटरी जनरलशिप से भी उड़ाया जाएगा। एक नई तंजीम ताज़ेसाजी के हवाले से कुछ नाम भी दिए इन्होंने जो इनके फेवरेट के थे कि उनको ओहदे दिए जा रहे हैं। फिर मंसूर साहब ने वहां पर जाके, ज़ाहिर है वो खान साहब के साथ बराह रास्त हो गए, उन्होंने अपनी अटेम्प्ट की, तो वहां पर से इन्हें
इन्हें मुकम्मल कह दिया गया कि शटअप कॉल दे दी गई, सुप्की का सामना करना। तो स्पीकर के साथ भी सेम उन्होंने यही किया कि स्पीकर के बारे में 2 मरतबा जाके कह दिया कि जो है ना किबला दुरुस्त नहीं है इनका, खबरदार कह दिया कि इमरान खान तक नाम पहुंच गया। तो लेकिन स्पीकर हमने अपने स्पीकर करवाया, ऐसी कोई कहानी नहीं है, कोई भी नहीं, कोई ज़बान पार पे इनका नाम शाम नहीं पहुंचा, कोई नहीं बताया गया है और ये होगा भी नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म एग्जैजरेशन बहुत ज्यादा करते हैं। मसलन पैसे के मामले में आपने बात की थी ना, उसके ऊपर भी कहीं नेक्स्ट बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जहां पे 1 लाख रुपया लगाते हैं उसके ऊपर वो खुद प्रोपेगेट करवाते हैं कि मैंने 50 लाख लगाया। जहां पे वो 1 करोड़ रुपया लगाते हैं वो इसको प्रोपेगेट करवाते हैं कि मैंने 30 करोड़ रुपया लगाया है। ठीक है, ये एग्जैजरेशन कुछ उनकी है, इनर सेटिस्फेक्शन उनको इस चीज से होती है। इसी तरह की उनकी एग्जैजरेशन इधर स्पीकर के मामले में भी है। स्पीकर साहब को जो उन्होंने डराया, धमकाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी ये कहा जा रहा है कि उनके वज़रा को बुला बुला के उनके साथ फोटो सेशन कर रहे हैं, मैसेज ये दे रहे हैं कि हम आज लाए तो कल लाए। ये बुनियादी तौर पर टैक्टिस है स्पीकर को प्रेशराइज करने का कि कुछ लोग इन्वॉल्व हो, दोस्त इन्वॉल्व हो, बातचीत हो जाए उसके, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्पीकर को उड़ाया, अदम एतमाद की पहली रिवायत चाहे स्पीकर की हो चाहे वज़ीर-ए-आज़म की हो, इसका अगर शुरुआत की तो इख्तिताम इसका ना होने वाला है। क्या स्पीकर अपनी पोजीशन से नीचे उतरकर आराम से बैठ जाएंगे? अल्लाह की मतलब जिस शख्स ने हमने वही कहा कि ज़रीक सियासतदान है और उनका खानदान जो है सियासत करता आ रहा है और इस तरह स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और उनको आराम से हटा के ये बैठ जाए, ये मुमकिन नहीं होगा। इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम तफसीली इस हवाले से बातचीत करेंगे और जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल बदलती जा रही है, इसके क्या नताइज निकलेंगे, तफसीली गपशप और मजीद कुछ अहम न्यूज़ के साथ आइंदा प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों को ख्याल रखिएगा नाज़रीन। खुदा हाफिज़।